हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम HSC 101 से रिलेटेड 40+ PYQs को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और वो BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सारा क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चन को मैं आंसर के साथ यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो पहला ऑप्शन है रोटी, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है मकान और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य की जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है। यानी कि मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? मतलब जो कंपल्सरी हो, जो अनिवार्य हो, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हम रोटी के बिना भी नहीं रह सकते, कपड़े के बिना भी नहीं रह सकते और मकान के बिना भी नहीं रह सकते। तो ये हमारी बेसिक्स नीड्स हैं, जो जिनका रहना मतलब अनिवार्य ही है, रहना ही चाहिए। तो ये हमारी क्या है? तो मूलभूत आवश्यकता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पोषक तत्व के प्रकार हैं। पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछ रहा है। पोषक तत्व के प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है सूक्ष्म पोषक तत्व, दूसरा ऑप्शन है स्थूल पोषक तत्व, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व को कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और स्थूल पोषक तत्व को कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या कहते हैं? तो मैक्रो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइक्रो और माइक्रो में फ़र्क होता है। माइक्रो, ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बृहद पोषक तत्व भी कहते हैं या उस स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि पोषक तत्व के प्रकार हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो 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 न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, स्थूल पोषक तत्व का मतलब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो। ठीक है, और कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगभग। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नीन कहाँ स्थित है? नीन कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद, सेकंड है ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो आपका नीन, ये संस्था हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, नीन कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान क्या है? तो गृह विज्ञान, पहला ऑप्शन दे रहा है कि गृह विज्ञान विज्ञान है, कला है, तीसरा ऑप्शन है कला और विज्ञान दोनों है, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, PYQs का मतलब ही होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा उन लोगों के लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने डिस्कस करा है, आप लोगों को पता भी होगा। तो पहला ऑप्शन है 2 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो हमारा पोषक तत्व 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व को स्थूल पोषक तत्व भी कह सकते हैं।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पोषक तत्व है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पोषक तत्व है, तो क्या है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन एवं खनिज, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आपके पोषक तत्व हैं, ये सारे ही क्या हैं? तो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पोषक तत्व है तो विटामिन भी है, खनिज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पूछा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन एवं खनिज आते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन एवं खनिज आते हैं, और बृहद पोषक तत्वों में आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, ये तीनों ही बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इनकी ज़रूरत हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इनको बृहद पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो विटामिन एवं खनिज। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा और प्रोटीन, ये तीनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है खनिज एवं विटामिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अभी जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी आपका चौथा ऑप्शन सही है। ये सारे क्या हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कोई कहता है 6 प्रकार का, कोई कहता है 7 प्रकार का। ठीक है, तो विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ना ही 4 प्रकार के होते हैं और ना ही 6 प्रकार के होते हैं और ना ही 5 प्रकार के। विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ठीक है, अब वाटर सोल्यूबल, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो ए डी ई के आपका वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी जल में घुलनशील, यानी कि पानी में, वाटर में घुलनशील विटामिन हैं। बी सी क्या है? तो वाटर में घुलनशील हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। और ए डी ई के आपका वसा में, यानी कि फैट में सोल्यूबल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा लगभग। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि विटामिन्स के प्रकार हैं, विटामिन्स के प्रकार हैं, सॉरी यहाँ पे किया दिया, हाँ यहाँ पे पूछा था कि विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब वही यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन्स के प्रकार हैं, तो वसा में घुलनशील, दूसरा ऑप्शन है जल में घुलनशील, ये अभी मैंने बताया, और ये तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील तो बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रोजीनियस पोषक तत्व कहा जाता है, नाइट्रोजीनियस पोषक तत्व कहा जाता है। तो प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, विटामिन को। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसको नाइट्रोजीनियस पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है या सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है या सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये हमको सन से
भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। विटामिन डी का सार्वभौमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य को विटामिन डी का स्रोत माना जाता है, बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पोषक तत्व तो नहीं है? इनमें से कौन पोषक तत्व नहीं है? क्या नहीं है? तो पोषक तत्व तो नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन है वसा, चौथा ऑप्शन है अलगई। ये क्वेश्चन आपके डीडीयू में पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। वसा भी आपका पोषक तत्व है, खनिज भी है और विटामिन भी है, और खनिज भी है, वसा भी है। अलगई कुछ नहीं है, ये पोषक तत्व नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो अलगई पोषक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमारे शरीर का पोषण करता है? निम्न में से कौन हमारे शरीर का पोषण करता है? तो पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है भूखमरी, तीसरा ऑप्शन है रोग, चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भोजन से ही हमारा पोषण होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मुख्य रूप से कह रहा है कि मुख्य पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा में अधूरा होता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है। कह रहा है कि मुख्य पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा में अधूरा होता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पर्याप्त पोषण, दूसरा ऑप्शन है कुपोषण, तीसरा ऑप्शन है अपर्याप्त पोषण, चौथा ऑप्शन है अति पोषण। तो इसमें आपका जो सेकेंड ऑप्शन है कुपोषण, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण किसे कहते हैं? तो जब हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में जब पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, तो वो स्थिति क्या हो जाती है? कुपोषण कहलाती है। या तो कम पाए जाते हैं, नहीं तो आवश्यकता से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, कुपोषण का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की कमी, नहीं, न्यूट्रिएंट्स की कमी भी होती है और अधिकता भी होती है। अगर न्यूट्रिएंट्स संतुलित मात्रा में नहीं है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में नहीं है, तो वो कुपोषण कहलाता है। अगर न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो अति पोषण कहलाता है, यानी कि वो भी एक कुपोषण का ही रूप है। और अगर न्यूट्रिशन कम मात्रा में लिया जा रहा है तो भी वो कुपोषण का रूप है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुपोषण का मतलब सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है या बीमारियां हैं। ठीक है, कुपोषण का मतलब होता है डिसबैलेंस न्यूट्रिएंट्स का लेना, डिसबैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेना, यानी कि या तो कम लेना नहीं तो ज़्यादा लेना। और जब संतुलित मात्रा में लिया जाता है तो वो कुपोषण नहीं कहलाता है, वो पर्याप्त पोषण या सुपोषण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है या कितनी कैलोरी मिलती है? तो पहला ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, और दूसरा ऑप्शन है 5 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 6 किलो कैलोरी, और चौथा ऑप्शन है 9 किलो कैलोरी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन के कौन कौन से कार्य हैं? भोजन के कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भोजन शारीरिक कार्य भी करता है, यानी कि ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने का भी कार्य करता है, और बॉडी में जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब करने का कार्य भोजन करता है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है, पोषण होता है, और सामाजिक कार्य भी करता है, यानी कि शादियों में भी भोजन को या सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए आपने देखा होगा कि पार्टियां होती हैं, लोग बर्थडे पे इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका भोजन का सामाजिक कार्य है। और मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? तो मानसिक संतुष्टि, भोजन से हमें संतुष्टि, जो भोजन को लेके जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है वो क्या हो गया? तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य
हो गया। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी भोजन का कार्य क्या है, तो शारीरिक भी है, सामाजिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व कौन कौन से हैं। ऊर्जा देने वाले भोज्य तत्व हैं तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उपरोक्त सभी। ठीक है, वैसे तो कार्बोहाइड्रेट और वसा को ही माना जाता है, लेकिन प्रोटीन भी ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, कब करता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते हैं तो प्रोटीन अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का कार्य करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसी स्थिति को मरासमस कहा जाता है। धीरे धीरे वो अपना कार्य जो ये बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है तो उसको छोड़ के ये क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का काम करना शुरू कर देता है, यानी कि शरीर को ऊर्जा देने का कार्य शुरू कर देता है। तो ये तीनों ही क्या कर देते हैं, तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। और पूछा जा सकता है कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं, तो विटामिन। ठीक है, विटामिन और खनिज यानी कि मिनरल। ठीक है, विटामिन और मिनरल क्या है, तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। डिजीज प्रोटेक्टिंग फूड हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछा था कि ऊर्जा देने वाला भोज्य तत्व कौन है, तो अब हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन है, तो विटामिन और मिनरल्स। ठीक, आगे देख लेते हैं, सामुदायिक संसाधन कौन सा है। सामुदायिक संसाधन कौन सा है, तो कौशल, ज्ञान, अस्पताल, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन वैसे अस्पताल है। ठीक है, यहाँ पे आपका संसाधन वैसे देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो मानवीय और अमानवीय। ठीक है, मानवीय ऐसे मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन में कौन कौन से आते हैं, तो ईमानदारी आता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो भी क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो अस्पताल। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक संसाधन कौन सा है, तो अस्पताल है। और कौशल क्या है, ज्ञान क्या है, तो ये मानवीय संसाधन है। कैसे संसाधन है, तो मानवीय संसाधन है। ठीक है, अब देख लेते हैं संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या होता है, तो ऐसे स्रोत जिनके द्वारा, ऐसे जनरली माना जाता है कि ऐसे स्रोत, ये विद्वानों का मानना है कि ऐसे स्रोत जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसको संसाधन नहीं कह सकते, ये विद्वानों का कहना है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे स्रोत जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हों वे संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन नहीं होते जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वे सारी ही चीज़ें संसाधन हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, वैसे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, मानवीय और अमानवीय। तो मानवीय संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे, तो बुद्धि, ज्ञान, कौशल, ईमानदारी। ठीक है, ये मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि संसाधन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बार हो सकता है कि पूछ दे कि मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं या अमानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो आपका अमानवीय संसाधन में आ जाएगा मुद्रा, समय, अस्पताल, पार्क। समय अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि समय अमानवीय साधन है, मानवीय साधन नहीं है। ठीक है, मुद्रा क्या है, तो अमानवीय साधन है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अमानवीय संसाधन है। अमानवीय संसाधन क्या है, तो सामुदायिक सुविधाएं, ऊर्जा, ज्ञान, कुशलता। तो सामुदायिक जो सुविधाएं हैं ये अमानवीय साधन है। ऊर्जा, ज्ञान, कुशलता ये सब क्या है, तो मानवीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही आपके वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है। प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है तो आयोजन, मूल्यांकन, नियंत्रण और उपरोक्त सभी। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चरण है, ये स्टेप्स हैं जो
जिसको क्या कहते हैं, तो प्रबंधन प्रक्रिया का चरण कह सकते हो आप। यहाँ पे पूछा है कि मुख्य बिंदु है, तो ये सारे ही क्या हैं, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन एक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंधन क्या है। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है तकनीक प्रक्रिया। तो प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, तो मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन कहाँ होता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमको किस तरह से चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है, तो प्रबंधन क्या है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। वैसे प्रबंधन प्रक्रिया में 4 चरण पाए जाते हैं, यानी कि प्रबंधन 4 स्टेपों में होके गुजरता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, संगठन बनाते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई करके उस पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं, उसके बाद से हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण पूछ रहा है। पहला चरण भी पूछ सकता है। तो पहला चरण आयोजन है और अंतिम चरण मूल्यांकन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पहला चरण क्या है, तो आयोजन है और जो आपका अंतिम चरण मूल्यांकन है। ठीक है, जब भी हम प्रबंधन करने जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसके बाद हम उस काम को देखते हैं और उस पर कंट्रोलिंग का कार्य करते हैं, यानी कि जो हमने नियम, कंट्रोलिंग का नियंत्रण का मतलब क्या होता है, तो जो हमने नियम कानून बनाया क्या वो हमारे हिसाब से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जांचने का जो कार्य होता है या देखने का जो कार्य होता है, उसी को कंट्रोलिंग कहा जाता है। उसके बाद जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो किस कारण से नहीं हुई, अगर हुई तो इतनी जल्दी कैसे हो गई, ये सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके चारों ही स्टेप क्या हैं, तो प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं। क्या है, चरण है। पहला चरण क्या है, आयोजन, दूसरा चरण है संगठन, तीसरा चरण है नियंत्रण और चौथा चरण है मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर पढ़ के जाओगे, तो अगर नहीं भी पढ़े हैं लास्ट में अगर ये प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अच्छे से आपका पेपर क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन का तत्व है। प्रबंधन का तत्व है, तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य, दूसरा ऑप्शन है मूल्य, तीसरा ऑप्शन है स्तर, तो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं, तो प्रबंधन के तत्व हैं, प्रेरक तत्व कह सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो प्रबंधन प्रक्रिया को मोटिवेट करते हैं कि आप प्रबंधन प्रक्रिया करो। ठीक है, या मैनेजमेंट का कार्य करिए। ठीक है, तो ये आपके तीनों ही क्या हैं, तो प्रबंधन के तत्व हैं, प्रेरक तत्व हैं। ठीक है, इस बार पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन जो है, ये पिछली बार पूछा गया था, हो सकता है कि इस बार पूछ दे कि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रेरक तत्व है, तो लक्ष्य, मूल्य, स्तर, ये तीनों ही क्या है, तो तीनों ही प्रबंधन प्रक्रिया के तत्व हैं या प्रेरक तत्व हैं। तो उपरोक्त तो सभी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक मूल्य का उदाहरण है। आंतरिक मूल्य का उदाहरण है, तो प्यार, आराम, स्नेह, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं, ये जो चौथा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये आंतरिक मूल्य के सारे ही उदाहरण सत्य हैं, सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लक्ष्यों की उत्पत्ति होती है। लक्ष्यों की, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, इस बार पूछा जा सकता है क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनेशन में और भी जो बीए में, ग्रेजुएशन में जो पहले बच्चे थे उनके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो लक्ष्यों की उत्पत्ति होती है किससे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मूल्यों से, दूसरा ऑप्शन है स्तरों से, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्यों की उत्पत्ति किससे होती है, तो वैल्यूज़ से होती है। जिस तरह के आपके वैल्यूज़ होंगे उस तरह
का आपका लक्ष्य होगा। ठीक है, तो लक्ष्यों की उत्पत्ति किससे होती है? तो मूल्यों से होती है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वस्त्रों का क्या महत्व है? वस्त्रों का क्या महत्व होता है? तो शरीर आवरण के लिए, मौसम से सुरक्षा के लिए, और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक आकर्षण। ठीक है, शारीरिक आकर्षण बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शारीरिक आकर्षण बढ़ाने में, और उपरोक्त सभी। तो आपका ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिधान का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है लज्जाशीलता, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व, और चौथा ऑप्शन है नम्रता। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नम्रता कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शरीर के आकार का वर्णन दर्शाता है। शरीर के आकार का वर्णन दर्शाता है। तो वृद्धि, विकास, वृद्धि और विकास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृद्धि, शरीर के आकार का स्ट्रक्चर में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वृद्धि कहलाता है। ठीक है, शरीर के जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? तो वृद्धि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? गैंग एज कहलाती है। तो यानी कि समूहावस्था कहलाती है, या गैंग एज कह सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था DDU के द्वारा। विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रावस्था, दूसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था का समय है, गर्भावस्था का समय होता है। तो 9 माह, दूसरा ऑप्शन है 4 माह, तीसरा ऑप्शन है 6 माह, चौथा ऑप्शन है 12 माह। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विस्तार शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा ऑप्शन है यूनानी, और चौथा ऑप्शन है डच। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है? प्रसार। प्रसार यानी कि प्रसार शब्द दो शब्दों से, प्रसार का इंग्लिश क्या होता है? तो एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? तो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन। ठीक है, प्रसार का इंग्लिश क्या होता है? तो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विस्तार कहाँ से आया। ठीक है, तो प्रसार का इंग्लिश एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्स प्लस टेंसियो। एक्स प्लस टेंसियो, एक्स का मतलब होता है बाहर, और टेंसियो का मतलब होता है विस्तार या प्रसार या फैलाना। ठीक है, टेंसियो का मतलब क्या होता है? तो विस्तार होता है। तो विस्तार किस एक्स प्लस टेंसियो किससे लिया गया है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, समझ में आ गया लगभग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विस्तार शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो विस्तार शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, जन्म के समय, अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3.5 किलोग्राम। यानी कह रहा है कि जन्म के समय सामान्य शिशु का वजन क्या होता है? सामान्य शिशु का वजन क्या होता है? तो 3.5 kg। ठीक है, 3.5 kg या किलोग्राम, यानी कि 3.5 किलो का बच्चा होता है जब जन्म लेता है। तो ठीक है, अगर स्वस्थ है तो वो 3.5 kg का होगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था होती है तो 3 वर्ष तक। यहाँ पे ऑप्शन में ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 0 से 2 वर्ष तक होती है, लेकिन यहाँ पे आपके बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष तो होगी नहीं, 21 वर्ष तो होगी नहीं, और उपरोक्त में से कोई तो होगा नहीं। ये तीनों ही गलत हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये 2 के आसपास आ रहा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट हो जाएगा, 3 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास की शुरुआत होती है तो शैशवावस्था,
गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन है बचपनावस्था। तो आपका जो दूसरा ऑप्शन है गर्भावस्था, ये करेक्ट हो जाएगा। विकास की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि विकास की शुरुआत कब से होती है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में गर्भावस्था के स्थान पे गर्भाधान दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग गर्भाधान को करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर गर्भावस्था के जगह पे गर्भाधान देता है। अब यहाँ पे है HDI और UNDP का विस्तृत रूप है। आप ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ते हो तो ये आपका उसी से रिलेटेड है। तो HDI और UNDP का विस्तृत रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये एक रिपोर्ट है जो UNDP के द्वारा रिलीज किया जाता है एवरी ईयर। ठीक है, तो UNDP का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ये कैसा इंडेक्स जारी करता है, तो HDI इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, जो मानव के विकास को दर्शाता है कि कितना भी मानव वर्तमान समय में विकसित हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ये जो प्रसार शब्द है, जो एक्सटेंशन शब्द है, ठीक है, एक्सटेंशन जो ये शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो कम्यून, कॉमन, कम्युनिस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट से संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, और कम्युनिस्ट किसका शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संचार एक डैश डैश प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है लंबी, दूसरा ऑप्शन है द्वितरफा, तीसरा ऑप्शन है एक तरफा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संचार द्वितरफा प्रक्रिया है। ठीक है, संचार कैसी प्रक्रिया है, तो द्वितरफा प्रक्रिया है। एक लोग संचार नहीं कर सकते। संचार का मतलब होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना ही संचार कहलाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का क्या सिद्धांत है, तो स्वयं की सहायता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है सहयोग का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है करके सीखने का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया से दूसरे व्यक्ति तक डैश 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 पहुंचाने में मदद मिलती है। क्या पहुंचाने में मदद मिलती है, तो सोच, विचार, भावना, उपरोक्त सभी। तो हम संचार के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा अपने विचारों को, अपने सोच को, अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।